भारत में गरीबी कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह है प्रोडक्टिविटी। आपको सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी देश की गरीबी खत्म करने में असफल होता रहा है। जिन देशों का प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा है, वहां के शहर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और हमारे कुछ ऐसे। तो अब समझने का वक्त आ गया है कि भारत आज भी कौन सी गलतियां दोहरा रहा है, जिनकी वजह से देश की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। चलिए जानते हैं, क्या कभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम उन सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे जो भारत का भविष्य बदल सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वापस चलते हैं अपने सवाल पर। अगर भारत सच में इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो फिर आज भी हम गरीब क्यों हैं? आखिर क्यों करोड़ों भारतीयों की इनकम एक डेवलप्ड कंट्री के वर्कर के मुकाबले कम क्यों है? ज्यादातर लोगों को लगता है ऐसा करप्शन, पॉलिटिक्स या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, लेकिन मेरी नजर में भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारतीय हार्ड वर्किंग नहीं होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फार्मर सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, एक मजदूर धूप में पूरा दिन पसीना बहाता है, एक दुकानदार 12-12 घंटे अपनी दुकान चलाता है। लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी का सही मतलब समझना होगा। सिंपल वर्ड्स में, एक इंसान 1 घंटे में, 1 दिन में या फिर 1 साल में कितनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है, वही उसकी प्रोडक्टिविटी है। और यही आगे चलकर उसकी इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी डिसाइड करती है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक किसान ट्रेडिशनल टूल्स के साथ खेती करता है, वहीं दूसरा किसान मॉडर्न मशीनरी के साथ खेती करता है। दोनों 1 महीने तक बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों की इकोनॉमिक वैल्यू एकदम अलग क्रिएट होती है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि मॉडर्न मशीनरी वाले किसान ने कई गुना ज्यादा आउटपुट क्रिएट किया है। इसी तरह से एक फैक्ट्री वर्कर जो इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करता है, वो एक किसान से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उससे भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाता है। तो अब वापस चलते हैं अपने मेन सवाल पर। आज भी एक एवरेज भारतीय की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? इसका सिंपल आंसर है क्योंकि आज भी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक लो प्रोडक्टिविटी एरिया में काम कर रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। आज भी भारत का 46% वर्कर एग्रीकल्चर में अटका हुआ है, जिससे कम इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट होती है, जबकि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है। और इसी लो प्रोडक्टिविटी का असर देश पर सालों से दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने कहा था कि वो 2030 तक 78 लाख नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी वैल्यू हाई हो सके। और ये अचीव करने के लिए सरकार को हर साल करीब 35 लाख लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर काम प्रोवाइड करना था, ताकि नॉन फार्म सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकें। लेकिन 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सरकार ये करने में असफल रही है, और उल्टा जो एग्रीकल्चर वर्कर 2017 में सिर्फ 44% पे था, अब वो बढ़कर 46% तक पहुंच चुका है। और इसी बात से समझ आ जाता है कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है। और सेम पैटर्न इनफॉर्मल जॉब्स में भी दिखाई देता है। देश के करोड़ों लोग छोटे मोटे किराने की दुकान चलाते हैं, गली गली ठेले लगाते हैं, छोटे मोटे फैमिली बिजनेसेस चलाते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनका आउटपुट बहुत कम ही रहता है।
इस चीज को समझने के लिए जापान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने प्रोडक्टिविटी पर एक नेशनल मिशन की तरह काम किया और आज जापान की प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द हाईएस्ट कंसिडर की जाती है। वहीं चाइना ने भी 1978 में करोड़ों वर्कर्स को लो प्रोडक्टिविटी जॉब से निकालकर हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया, जिससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हुई और इसी वजह से उनका एवरेज सिटीजन की इनकम तेजी से बढ़ने लगी। हमको लगता है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हो सकती। एक कंट्री के स्टॉक मार्केट्स बूम कर सकते हैं, जीडीपी रैपिडली ग्रो कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर एक देश का बड़ा हिस्सा लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में फंसा हुआ है तो वो देश गरीब ही रहेगा। तो अब सवाल आता है, कैसे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए? तो इसका सिंपल जवाब है मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों ने मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया। यहाँ के लोगों को लो इनकम एग्रीकल्चर जॉब से निकालकर फैक्ट्रीज में लाया गया, जिससे उनकी इनकम बढ़ी और एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ। अब आप पूछ सकते हो, तो फिर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्यों नहीं अपनाया? सच तो यह है कि 1947 के बाद हमारे लीडर्स को लगा कि भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? इन रिफॉर्म्स के चलते भारत सरकार ने इकोनॉमी पर हेवी कंट्रोल्स लगाने शुरू किए, इंपोर्ट लगभग खत्म करने की कोशिश की गई, फॉरेन प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाए गए और फैक्ट्रीज चलाने के लिए लाइसेंस बांटे गए। ये सब कुछ भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन इसका रिजल्ट हुआ कि भारत की कंपनीज ही ग्लोबल कंपटीशन से बाहर हो गई और इसी वक्त चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया और ताइवान ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुके थे, जिसका भारत को भारी नुकसान चुकाना पड़ा। 1980 से 2005 के टाइम को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बूम माना जाता है। ज्यादातर फैक्ट्रीज ईस्ट एशिया में शिफ्ट हो रही थी। चाइना धीरे धीरे वर्ल्ड फैक्ट्री बन चुका था, लेकिन भारत इस वेव को मिस कर चुका था, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उतना अट्रैक्टिव नहीं था जितना ईस्ट एशिया के देशों का था। तो अब आप सोच सकते हो कि भारत के पास तो चीप लेबर भी था, फिर भी भारत को एडवांटेज क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये कंट्रीज तब तक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रेडी कर चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करनी थी तो उनके पास सप्लायर से लेकर स्किल्ड वर्कर तक सब कुछ रेडी था। इसके साथ साथ वहाँ की पॉलिसीज भी बिजनेस फ्रेंडली थी, जो एक फैक्ट्री ओनर के लिए सबसे ज्यादा राहत की बात थी। और वहीं नए रिफॉर्म्स की वजह से भारत में फैक्ट्रीज लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था। लेकिन भारत अगर आज भी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करे तो लो प्रोडक्टिविटी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक किसान सिर्फ टमाटर उगाता है। अगर वो सिर्फ टमाटर बेचता है तो वो कुछ ही पैसे कमा पाएगा, लेकिन अगर वो उसी टमाटर से केचप, सॉस और पैकेज्ड फूड बनाता है तो एक पूरी की पूरी वैल्यू चेन क्रिएट हो सकती है, जिसका रिजल्ट होगा कि नई फैक्ट्रीज लगेंगी, पैकेजिंग यूनिट्स लगेंगी, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस की डिमांड बढ़ेगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वही टमाटर अब कई गुना ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेगा। यही तरीका है जिससे कंट्रीज ने लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स को हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में कन्वर्ट किया है और भारत ने इस मिडिल स्टेज को कभी भी उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, जिसका रिजल्ट आज हम सभी लोग देख पा रहे हैं। लेकिन हम जरूर एक सर्विस इकोनॉमी कंपैरेटिवली जल्दी बन चुके थे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत सक्सेस अचीव की है। हमने वर्ल्ड क्लास आईटी कंपनीज बनाई हैं, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म बनाई हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स क्रिएट किए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ सर्विस सेक्टर अकेले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही अकेले देश के करोड़ों लोगों को काम दे सकता है। अगर भारत पिछले 30-40 सालों में एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना पाता तो आज करोड़ों वर्कर्स एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल जॉब से बाहर निकल पाते। अब शायद आप लोगों को लगेगा, तो क्या सिर्फ फैक्ट्रीज बना देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती?
शायद हाँ हो जाती, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि एक फैक्ट्री तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके अंदर काम करने वाले लोग प्रोडक्टिव हों। यही भारत का अगला बड़ा चैलेंज है, जॉब्स और वर्कर्स के बीच स्किल्स का गैप। लेकिन ये कहना गलत होगा कि भारत के लोग स्किल्ड नहीं हैं। असल में भारत का इतिहास स्किल्ड वर्कर से भरा हुआ है। कभी भारत दुनिया भर में मशहूर था अपनी टेक्सटाइल क्राफ्टमैनशिप के लिए, मेटल वर्क के लिए, स्टोन कार्विंग के लिए, लेकिन वक्त के साथ इन सभी स्किल्स की वैल्यू कम होती चली गई और आज की इकोनॉमी में इन सभी स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जबकि आज की इकोनॉमी को इन सभी स्किल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। एक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आज भारत में सिर्फ 4.9% यूथ को किसी भी तरह की वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है और इसीलिए भारत स्ट्रगल भी कर रहा है। हमारे पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स तो हैं, लेकिन स्किल सेट नहीं है। उससे भी शॉकिंग बात, उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स ही अपनी क्वालिफिकेशन लेवल की जॉब करते हैं। 50% से ज्यादा ग्रेजुएट आज ऐसे जॉब्स कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है और 44% पोस्ट ग्रेजुएट्स लो स्किल रोल्स पर काम करते हैं। भारत के लिए समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी दो अलग चीजें हैं। डिग्री होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं और ये प्रॉब्लम सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। ये स्कूल्स लेवल से ही शुरू हो जाती है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में भी की है। अगर फाउंडेशन वीक है तो एडवांस स्किल भी वीक ही रहेंगे। सक्सेसफुल कंट्रीज ने ये बात बेहतर समझी है और उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं बनाई बल्कि स्किल्स ट्रेनिंग पर भी बराबर फोकस किया है। आज जर्मनी में लगभग 50 से 60% यूथ वोकेशनल एजुकेशन लेता है। ऐसे ही जापान में टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियल स्किल्स पर फोकस किया जाता है। चाइना ने भी लार्ज स्केल वर्कफोर्स ट्रेनिंग में हेविली इन्वेस्ट किया है। तब जाकर ये कंट्रीज एक सक्सेसफुल इकोनॉमीज बन पाई हैं। किसी भी प्रोडक्टिव इकोनॉमी की बैकबोन सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं होते बल्कि स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं और इसीलिए भारत का चैलेंज जॉब्स की कमी से ज्यादा स्किल्स का मिसमैच है। लेकिन स्किल्ड वर्कर और प्रोडक्टिव जॉब्स भी तभी क्रिएट होती हैं जब किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने का एनवायरनमेंट मिल सके और यही इंडिया का नेक्स्ट चैलेंज भी है, एग्जीक्यूशन। हमें अक्सर लगता है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी पॉलिसीज ही काफी हैं, लेकिन किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उन पॉलिसीज को कितनी जल्दी ग्राउंड पर उतारा जा सके। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी है। वो भारत में 20 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती है, जिससे एक नई फैक्ट्री बनेगी, हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन शुरू होगा। लेकिन इस सब से पहले अप्रूवल्स की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है और जिसको पूरा होते होते इतना डिले हो जाता है कि ये फैक्ट्री कभी स्टार्ट ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, वो इकोनॉमिक वैल्यू कभी क्रिएट ही नहीं होगी जो देश को प्रॉस्पेरिटी दे सकती थी। ऐसा ही कुछ साउथ कोरियन कंपनी पोस्को के साथ हुआ था। ये प्रोजेक्ट 2005 में अनाउंस किया गया था, लेकिन 10 सालों के डिले के बाद आखिरकार कंपनी को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ध्यान दे रही है। एफडीआई रूल्स आसान किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स दिए हैं, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन भारत को अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बहुत जरूरत है ताकि पूरी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके। तो ये सब तो थी प्रॉब्लम्स की बात, और अब हम फाइनली बात करते हैं उन 5 एरियाज की जहां सुधार करके भारत अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, जिसमें सबसे पहला है मास जॉब क्रिएशन। भारत को हर साल करीब 1 करोड़ नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने की बेहद जरूरत है। और दूसरा है बेटर एजुकेशन और स्किल्स। सिर्फ डिग्री होल्डर होने से अब और काम नहीं चल सकता। भारत को स्किल्ड वर्कर्स की बेहद जरूरत है। स्ट्रॉन्ग स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स ही फ्यूचर वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तीसरा है फास्टर गवर्नेंस एंड एग्जीक्यूशन। अच्छी पॉलिसीज तभी काम करती हैं जब उन्हें जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके।
चौथा है और ज्यादा कॉम्पिटिटिव सिटीज। भारत को मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद के अलावा चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर और लखनऊ जैसे नए इकोनॉमिक हब्स क्रिएट करने की जरूरत है जो जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स और इनोवेशन को अट्रैक्ट कर सके। और पांचवा है महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन। भारत की लगभग आधी पॉपुलेशन महिलाएं हैं, लेकिन उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन काफी कम है। अगर ज्यादा महिलाएं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगी तो ग्रोथ, इनकम और प्रोडक्टिविटी तीनों डबल हो सकती हैं। इन पांचों सॉल्यूशंस का सिर्फ एक ही गोल है, एक एवरेज इंडियन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भारत के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो अब वापस चलते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था। क्या भारत गरीबी से बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं? मेरी नजर में इसका जवाब भारत के फ्यूचर में नहीं बल्कि भारत के आज में छुपा है, क्योंकि भारत के पास आज दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसे आज चल रहा है। हाँ, हो सकता है इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी बढ़े, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनीज बने, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी लो रही तो भारत ग्रो तो करेगा, लेकिन भारत का एक आम नागरिक गरीब ही रहेगा और वो कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन जैसी प्रॉस्पेरिटी नहीं देख पाएगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा भारत जो मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली एक्सपैंड करे, जो प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करे, जो अपने स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर ध्यान दे, जो नए कॉम्पिटिटिव सिटीज क्रिएट करे और बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी दे। अगर भारत इस रास्ते पर चलता है तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। तब भारत सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बल्कि एक ऐसा देश बन सकता है जहां आम लोग भी एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। एंड दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।